दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक, विराम चिन्ह एवं अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों से भी रूबरू हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक, विराम चिन्ह और अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके 6, 7, 8 या 5। तो सही उत्तर है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल 6 कारक हैं। दोस्तों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने वाजपेयी ग्रंथावली भाग प्रथम में लिखा है कि हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, में, पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियां न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं और इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कहते हैं। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कुल 6 कारक हैं। आप देख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और हिंदी व्याकरणकारों ने 8 कारक लिखे हैं। संबंध और संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें, संबंध और संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारक के कितने भेद हैं। तो सही उत्तर है अन्य विद्वानों के अनुसार कारक के 8 भेद हैं और वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक हैं, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है। ऑप्शन है ने, के लिए, से या को। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए दोस्तों, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है वो कर्म कारक कहलाता है। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां यानी कारक हैं, उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। खष्टी को कारक नहीं माना जाता है, संबोधन प्रथमा का ही भेद है। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, इसमें जो चिन्ह है वो ने का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, इसमें को का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति में करण कारक है से और के द्वारा। और इसके अलावा चतुर्थी में संप्रदान कारक है, इसमें के लिए चिन्ह इसका है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, यहाँ पर से अलग होने की स्थिति में। षष्ठी विभक्ति में देखिए संबंध कारक होता है और यहाँ पर का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री जो है चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक है, यहाँ पर में और पर जो है चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। और संबोधन कारक में हे, अये, भो, हो, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। यहाँ पर आप देखिए कर्ता कारक में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्ता कारक में जो है ये को का प्रयोग किया जाता है, ए का ई हो जाएगा। कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है दोस्तों। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। करण में किसका प्रयोग होता है, करण में से का प्रयोग और अधिकरण में का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये सही सुमेलन हो जाएगा कारकों का विभक्तियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म कारक की विभक्ति क्या है। तो आप जानते हैं कर्म कारक की विभक्ति जो है को है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध में का, की, के, नानी, ने, रारी, रे होता है।
अधिकरण में और पर होता है और संबोधन में हे, भो, अरे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कर्ता, संबंध, कर्म या करण। तो सही उत्तर है कर्म कारक। दोस्तों मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र में कर्म कारक है और पत्र के बाद को जो है ये कर्म कारक चिन्ह है जो कि लुप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है। कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण। तो सही उत्तर है अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कर्ता कारक तथा कर्म कारक दोनों का प्रयोग किया गया है। और यदि अशोक के बाद कर्ता कारक चिन्ह ने और पत्र के बाद कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है जो कि लुप्त है, तो इसलिए प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन सूची से बाहर कर दिया था। तो आप देख लीजिए, अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें कर्ता और कर्म कारक दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। राम, रावण, दशरथ या पुत्र। तो सही उत्तर है राम। दोस्तों कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन को माध्यम या करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण राम है और क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं और इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग दो बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम, तो इसलिए दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल में कौन सा कारक है, आपको बताना है। कर्ता, करण, अपादान या कर्म। तो आप जानते हैं से का प्रयोग जो है ये कहाँ पर प्रयोग होता है, तो करण कारक में से का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध हो यानी जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वो करण कारक कहलाता है और प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर करण कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। तो आप देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, यहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया गया है क्योंकि टेलीफोन से बात होगी। से चिन्ह करण कारक है, अतः विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है, आपको बताना है। ऑप्शन है, राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आप देख लीजिए, वह कलम से लिखता है, यहाँ पर करण कारक का प्रयोग है। से का प्रयोग ऑप्शन डी में भी हुआ है लेकिन यहाँ पर से अलग होने के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से अलग होने के लिए। तो से अलग होने के लिए आप जानते हैं कि कौन सा कारक, तो दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त होता है, लेकिन करण कारक पूछा है तो वह कलम से लिखता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर है, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो वहाँ पर आप देखिए, ए जो है इसमें करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो आप जानते हैं अपादान कारक, और अपादान कारक में व्यक्ति या वस्तु अपने आधार से दूर या अलग होते दिखाई देते हैं, जबकि करण कारक में व्यक्ति या वस्तु का जुड़ाव बना रहता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, छत से उतरी लता और घर से लौटा लड़का, यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, बड़े लोगों की संगति में बुद्ध सुधरना और अपनी मेहनत से भोजन मिलना, यहाँ पर करण कारक प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अपादान कारक। दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वो अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग अलग रूप है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है। देखिए, हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, या फिर रावण राम के बाण से मारा गया। तो यहाँ पर अपादान परसर्ग किस में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ऑप्शन सी यहाँ पर अपादान परसर्ग प्रयुक्त किया गया है। और आप देख लीजिए कि प्रस्तुत वाक्य में राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर कौन सा कारक है। तो आप जान लीजिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जब संज्ञा या संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती है तो अपादान कारक होता है, और पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो चिन्ह है से का प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, अपादान कारक किस वाक्य में है, आपको बताना है। तो उत्तर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर हुआ, बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो उत्तर है अपादान कारक, और प्रस्तुत वाक्य में बाहर गया घर से अलग होने का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अपादान कारक, और विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में अपादान कारक है, क्योंकि घर से अलग होने की विशेषता को बता रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए कौन सा। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, या फिर लड़का बाजार से लौटा। तो आप देख लीजिए, अपादान कारक का प्रयोग ऑप्शन डी में हुआ है, लड़का बाजार से लौटा, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जिस संज्ञा रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो सही उत्तर है यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त है। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह से है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इसमें एक घर के दूसरे घर की दूरी या अलगाव की स्थिति प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, अलग होने का बोध का कारक क्या है। तो देखिए, अलग होने के बोध का कारक क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर है अपादान। दोस्तों, अपादान जो है अलग होने के बोध का कारक है। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो उत्तर है वह कार मेरी है, इस वाक्य में संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु संज्ञा अथवा सर्वनाम से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध मुझसे यानी मेरी है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है। अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। तो सही उत्तर है अधिकरण। दोस्तों, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति के रूप में पर तथा में का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो उत्तर है तोता डाल पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कौन सा है। देखिए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, और चौथा है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, यहाँ पर करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पर गमन का आगमन बिल्कुल सही है, निषिद्ध का विहित सही है, आमिष का सामिस, दोस्तों आमिष का निरामिष होता है, और इसका अर्थ जो है मांस या मांसाहारी होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है, व्यास का समास होता है, तो सही है ऑप्शन सी आपका विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अब आइए दोस्तों,
देखिए कारक के बाद विराम चिन्हों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है आपका कि सुख दुख के बीच लगने वाला जो जो एक चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? निर्देशक, योजक, विवरण या फिर अपूर्ण विराम। तो सही उत्तर है योजक चिन्ह। दोस्तों आप जान लीजिए कि सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को योजक या जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर विकल्प आप देखिए ABCD में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर जब नीचे थोड़ा सा एक विराम का चिन्ह लगाया जाता है तो इसको अल्प विराम कहते हैं। वाक्यों और शब्दों का परस्पर संबंध बताने और किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जो उच्चारण के समय प्रयोग करने से उस वाक्य अथवा शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। मुख्य विराम चिन्ह जो हैं इस प्रकार हैं। देखिए पूर्ण विराम ये है, अल्प विराम ऐसे है, अर्ध विराम दोस्तों आप देखिए अल्प विराम का चिन्ह है, और योजक चिन्ह डैश के रूप में है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह आपका इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अल्प विराम जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह है। इसके अलावा विस्मयादिबोधक आप जानते हैं, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो ये है अर्ध विराम का चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह आपका ये है। तो आ, ई, अ और आ और ई, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमेलन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपने कहा सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में अपेक्षित है क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। आपने कहा क्या सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य का सही रूप है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। इसमें एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम चिन्ह अपेक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आप जान लीजिए कि मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांश और वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये चिन्ह आश्चर्य, खुशी, संबोधन व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्की, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, इस वाक्य में अपेक्षित है क्या? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, इस वाक्य में क्या अपेक्षित है? तो यहाँ पर जो सही वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर सही वाक्य आप देखिए कि छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो सब तो सही है, केवल एक पूर्ण विराम चिन्ह की आवश्यकता है, केवल एक पूर्ण विराम चिन्ह दिखाओ में। तो वाक्य में 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होना चाहिए। 2 अल्प विराम तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो उत्तर है हंस पद विराम चिन्ह, और हंस पद विराम चिन्ह ऐसे लिखा जाता है जब कोई बीच का जो टर्म है छूट जाता है। तो अब इसके बाद आइए दोस्तों आप देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, विराम चिन्हों के बाद अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक और क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर है परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपको बताना है कि एक शब्द प्रयुक्त होता है अथवा, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? देखिए संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो सही उत्तर है अव्यय। दोस्तों जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं। एक तो संयोजक, और, व, एवं, यथा,
ख जो है विभाजक विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसमें या, वा, अथवा, किंग, वा, की, न, की, नहीं तो प्रयुक्त होता है। और तीसरा है विरोध दर्शक, जिसमें पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि और परिणाम दर्शक में इसलिए, सो, अतः, अतएव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है क्या। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अव्यय। दोस्तों भला मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाक्य में भला शब्द अव्यय है। अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रस्तुत वाक्य में भला शब्द अव्यय है क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगला प्रश्न है मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। देखिए संबंध सूचक अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण या संकेतवाचक अव्यय। तो सही उत्तर है संबंध सूचक अव्यय। दोस्तों रेखांकित पद जो है यहाँ, ये जो है यहाँ पर ये संबंध सूचक अव्यय है। यहाँ मजदूर और मालिक के बीच संबंध प्रदर्शित किया जा रहा है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद जाकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, कौन सा। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत और पूर्ण क्रिया द्योतक। तो सही उत्तर है भूतकालिक कृदंत। दोस्तों अविकारी कृदंत यानी अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रिया द्योतक और पूर्ण क्रिया द्योतक। भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग सामान्यतः विशेषण की तरह होता है। तो इसमें से कृदंत अव्यय का एक प्रकार भूतकालिक कृदंत नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अगर जो देखें तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपने दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसमें अगर जो आप देखेंगे तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसमें आपने कारक यानी कारक चिन्ह, इसके अलावा विराम चिन्ह और अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।